साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कोविड ओपीडी, जहां पर घर बैठे आप जो नंबर हमने दिया है उसको डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। आज एक पूरा पैनल हमारे साथ होगा। हम यहां पर विशेषज्ञों को जोड़ेंगे सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि कई लोग जो घरों में बैठे हैं उन्हें पूरी तरीके से जागरूकता नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीमारी के इलाज के साथ साथ आप उसको लेकर जागरूक भी हो। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया न्यूज अपनी महत्वता को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है और यही वजह है कि इस खास कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच पहुंचे हैं, जहां पर आज हमारे साथ डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे जो आपको कोरोना महामारी के बारे में बताएंगे। जो A to Z यहां पर आपकी समस्याएं हैं उसका निस्तारण हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पर कई अस्पतालों में ओपीडी भी एहतियातन तौर पर बंद कर दी गई है, तो हमने यहां पर इस खास कार्यक्रम को एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों के लिए बनाया है, जहां पर आप इस नंबर को डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी समस्या है, फिर चाहे वो इलाज से संबंधित समस्या है या प्रिकॉशंस को लेकर कोई समस्या है या फिर कोरोना महामारी आपके किसी परिजन को है, उनकी समस्या को अगर आप दूर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपको जहन में अगर सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो नंबर हमने दिए हैं जो आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, उसे आप डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। आपके हर सवाल का असंभवतः जवाब यहां पर टंटोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अस्पताल जाने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो भी डराने वाली है और चिंता का विषय। लोगों को जहन में डर लगातार बना रहता है कि हम अस्पताल जाएंगे तो कहीं संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे, और यही वजह है कि उन तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स जिनकी सलाह लेने आप अस्पताल नहीं ले जा पाते, उनको आज हम अपने इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे और आप उनसे सीधे अपने सवाल को पूछ पाएंगे, क्योंकि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में आपको बता दें कि किस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 13,601 नए मरीज मिले हैं, 92 मरीजों की जान चली गई है, 11,000 से ज्यादा संक्रमित हालांकि ठीक भी हुए हैं, जो कि राहत की बात है। तो वही छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 832 लोगों की जान चली गई है। राजधानी दिल्ली के हालात पूरी तरीके से बेकाबू, 22,000 से ज्यादा मामले, 350 से ज्यादा मौतें। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती हुई 4,000 से ज्यादा मामले। तो वही देश में 3 लाख के पार आंकड़े पहुंच गए हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर का आंकड़ा है। और अपने आप में ये आंकड़े देखिए, हम आपको किसी भी प्रकार से डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है इस महामारी से बचाव। देखिए, बचाव ही उपाय है, इलाज तो आपको बचाएगा ही, लेकिन बचाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि अगर आप गाइडलाइंस का पालन कर लेते हैं तो मैं समझती हूं कि यहां पर बहुत हद तक आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत होगी। आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि आप सभी नंबर डायल कर हमारे साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सबसे पहले सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे जहन में भी एक सवाल है, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ हमारी होती है, फिर एक प्रोफेशनल दायरा हमारा होता है, जहां पर कई मिथ्स घूमते रहते हैं, कई अफवाहों को जाने अनजाने हम सुनते हैं और कहीं ना कहीं जहन में डर बनने लगता है। ऐसे में सवाल मेरा यह है कि कई मिथ ऐसे हैं कि गर्मी से ये वायरस मर जाएगा, लोग बिल्कुल एसी नहीं चलाते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी में रहना पसंद करते हैं। इसको किस तरीके से आप साफ करेंगे, हमारे दर्शकों को इस पर क्लैरिटी दीजिए। नहीं, देखिए, सबको एक बार फिर हम ये बताना चाहते हैं कि इस बीमारी में जिसका किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस बीमारी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया इस बीमारी से अनजान है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिसको जो जानकारी मिल रही है वो उस जानकारी में तड़का लगा के आपके सामने पेश कर रहा है और पब्लिक डर रही है, घबरा रही है, परेशान हो रही है और हर तरह का वो उपचार कर रही है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी है ही नहीं। तो इसलिए सब लोग कोशिश करें कि बिना किसी जानकारी के, पुख्ता जानकारी के, अपने आप को बिल्कुल डरने घबराने की स्टेज में लाना है। और जिस तरह से बात हो रही है कि ये शायद गर्मी से ठीक हो जाएगा, ये शायद ठंड में ज्यादा जोर पकड़ेगा, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का अनुभव अब पूरी दुनिया के सामने, आम जनता के सामने है। और जितना आम जनता को पता है उतना ही डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, नेताओं को, मंत्रियों को इस बीमारी के बारे में जानकारी है। वो आपसे अलग नहीं है, आप जितना जानते हैं नेट पर उतना उपलब्ध है, उतना ही इनको पता है। तो बिल्कुल मत डरिए इस बीमारी से। ये बीमारी एक तरह का कॉमन फ्लू वायरल संक्रमण है, जिसमें आपके डरने घबराने से आपकी स्थिति ज्यादा बिगड़ती है। इस वायरस पर अभी तक ना गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है, ना ठंड का,
क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो ठंडे प्रदेश हैं अमेरिका के, वहाँ बहुत ज्यादा संक्रमण है। और इसी तरह से जो हम अब गर्मी के प्रदेश देख रहे हैं, तो सेकंड वेव हमारे भारत में आई हुई है, जहाँ इस समय बिल्कुल गर्मी चल रही है। तो बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं घबराइए। अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकते हैं, और सुरक्षा का इकलौता पैमाना है कि अपने आप को मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, जबकि बहुत जरूरी हो तो। और कोशिश करिए जहां तक हो सके दूर दूर रहिए। आपके घर में साफ हवा का, खुली हवा का, सूरज की रोशनी का आना जाना बहुत अच्छे से होना चाहिए। यही इसका बचाव है, बाकी साधनों के साथ जो हम लगातार समझा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सिम्टम्स को हम कैसे पहचाने, क्योंकि जो पहला वाला स्ट्रेन था वो इससे बहुत अलग था। अब दूसरी लहर का जो दूसरा स्ट्रेन सामने आया है, उसको लेकर भी लोगों के जहन में क्लैरिटी नहीं है। पुराने सिम्टम्स को ही अगर होता है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो वाकई में इससे जूझ रहा है उसको टेस्टिंग को लेकर समस्या होती है, इलाज सही वक्त पर नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को क्या सलाह यहां से देना चाहेंगे कि कौन से सिम्टम्स यहां पर पर्टिकुलरली हो तभी आप अस्पतालों का रुख करें? देखिए, सबको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप अपने किसी भी आसपास के मरीज में जब इस तरह का कोई संक्रमण देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, घर पड़ोस में देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ सकता है कि मुझे भी सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, या मुझे उल्टी दस्त हो रहे हैं, या मेरे हाथ पैरों में जकड़न हो रही है, या मुझे शरीर में टूटन हो रही है। ये बहुत सारे कॉमन लक्षण हैं जो वायरस के हम लगातार हर मरीज में देखते हैं। और यही इन्हीं सबके संक्रमण के स्तर को हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति में उसकी इम्यूनिटी के आधार पर अलग अलग तरह के लक्षणों को हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबको ये जानकारी होना चाहिए कि जिस तरह से लगातार बात हो रही है, दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों, वैज्ञानिकों ने, बाजार में दवा कंपनियों ने बड़े बड़े एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स निकाल दिए हैं कि हम आइवरमेक्टिन खिलाएंगे, हम स्टेरॉइड खिलाएंगे, हम एजिथ्रोमाइसिन खिलाएंगे, और ढेर सारी दवाइयां। मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने डॉक्टर से संपर्क किए बिना किसी तरह की कोई दवाइयां, खास तौर से स्टेरॉइड और एंटी वायरल एंटीबायोटिक दवाइयां बिल्कुल नहीं खाइएगा। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। आप शुरुआत में ही जब इस तरह की दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, तो जो वायरस जिसके ऊपर ये दवाइयां कोई काम नहीं करती, उससे आपकी इम्यूनिटी और दिक्कत में आ जाती है, जिस वजह से आपके अंदर संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता है। और हम लगातार इन मरीजों में ही संक्रमण बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वो इन बीमारियों में इस दवाइयों के उपयोग के साथ ज्यादा परेशानी में आ रहे हैं। तो लक्षणों पे बहुत साधारण से लक्षण हैं कि सर्दी जुकाम बुखार, उल्टी दस्त, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, या आपको किसी भी तरह के वो मिलते हैं, तो अपने आप को घर में सुरक्षित कर लीजिए, अलग कर लीजिए। खुली हवा का आपके कमरे में लगातार प्रवाह होना चाहिए। कोशिश करिए कि बंद कमरे में ना रहें। धूप का आपके पास अच्छे से धूप का उपयोग करते आपको आना चाहिए। लगातार गरम गरम पेय पदार्थ आपको लेते रहना चाहिए। सामान्य तौर पे 99% ये वायरल इन्फेक्शन हैं जो उचित उपचार से, उचित खान पान से, खुली हवा में एक्सरसाइज करने से, फेफड़ों की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। और आपको किसी तरह की इसमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब डर बनता है तब ज्यादा चिंता खड़ी होती है, तब आपको परेशानी होती है, और उस समय एक फाल्स एयर हंगर, जिसमें हमें लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही, वो स्थिति खड़ी होती है। और लगातार सारे मरीज इसी स्थिति में अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जैसे हमें सिम्टम्स अगर पता चलते हैं, तो बहुत से लोग अस्पताल में टेस्ट करवाने जाने से भी कतरा रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और भारी तादाद में मरीज वहां पर पहुंचते हैं, तो वो घर पर ही कुछ दिन रहकर ठीक होने की कोशिश करते हैं कि चलिए कोई भी साहब मेडिसिन यहाँ पर ले लेंगे, बुखार उतर जाएगा, और 4 से 5 दिन बाद फिर वही रिपीट होने लगता है कि फिर से आपको बुखार हो रहा है। ऐसे में क्या करें और क्या ना करें? अगर सिम्टम्स हैं तो इस बात से डरे ना कि अस्पताल जाना पड़ेगा, तुरंत जांच करवाएं, या फिर घर पर रहकर सैंपल्स कलेक्ट करने जो आएंगे उनका इंतजार करें और अपनी मेडिसिन के साथ ही उपचार करें? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा, वायरल फीवर जो लगातार हर साल हम देखते हैं, उसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता है। उनमें कोई दवाइयां काम नहीं करती हैं। मरीज की इम्यूनिटी से, आपकी ताकत से आप उन वायरस के ऊपर कंट्रोल पा देते हैं। एक तरह से ये आपके शरीर को लगातार इम्यूनिटी देने का काम करते हैं वायरस। तो इस साल भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप डर कर, घबरा कर ज्यादा उपचार की तरफ भाग रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इस बीमारी में, कोरोना में, अगर हम जांच की बात करते हैं, तो इसका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात होती है, जिसकी की सटीकता अगर हम कहें तो वो संक्रमण आने के 5 से 8वें दिन के बीच में सबसे ज्यादा उसको जांच में पकड़ा जा सकता है। तो ये तो पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि शुरू के 4-5 दिन सबको बहुत शांति से, बहुत आराम से अपने घरों में रहना है। अगर सामान्य वायरल इन्फेक्शन है तो इन 4-5 दिनों में वो वैसे ही ठीक हो जाएगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ रहा है और वो 101 से ज्यादा है, तो आपको बुखार की दवा यानी पैरासीटामोल या क्रोसिन टेबलेट लेने की जरूरत है। अगर आपको सर्दी जुकाम ज्यादा जोर पकड़ रहा है तो आपको सेट्रिजिन एंटी एलर्जिक लेने की जरूरत है। अगर आपको पेट दर्द उल्टी दस्त के साथ ये संक्रमण आ रहा है तो आपको पेट दर्द उल्टी दस्त से संबंधित दवाइयां लेने की जरूरत है। तो बहुत साधारण सी बातें हैं कि आपको सबसे पहले तो शुरू के 4-5 दिन अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, अपनी ताकत को कमजोर नहीं पड़ने देना है, अनर्गल दवाइयों से अपनी इम्यूनिटी को नहीं घटने देना है, और जहां तक हो सके आपके वायरल संक्रमण आपके साथ उसमें ठीक हो सकते हैं। इन सब बीमारियों में लगातार हम विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी लेने की सलाह दे रहे हैं। ये सबको लेना चाहिए जो आपके खाने के जरिए भी आ सकते हैं, और इसकी आजकल दवाइयां भी बहुत सारी गोलियां भी उपलब्ध हैं विटामिन की, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इनके साथ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको जब तक कि 4 से 5 दिन ना हो जाए आपको जांचों के लिए नहीं भागना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक संचार के जमाने में, जबकि हमारे पास आस पड़ोस में ढेर सारे ऐसे साधन उपलब्ध हैं कि हम किसी को भी मैसेज देंगे, किसी पैथोलॉजी लैब से बात करेंगे तो वो आपके घर से सैंपल कलेक्ट करवा रहे हैं। आपको उस भीड़ में नहीं जाना है जहाँ 400-500 लोगों की भीड़ है, जहाँ संक्रमण हो सकता है, और अगर आप संक्रमित नहीं है तो वहां जाके संक्रमित हो सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे पहले दर्शक राकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इस बार लक्षण जो है एकदम अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर और पैथोलॉजी से भी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो ऐसे में हम क्या घर पे कैसे इलाज शुरू कर सकते हैं, या फिर क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे हम ये पता कर पाए कि हमें जो है डिटेक्ट है, कोरोना है, क्या है? मैं इनकी आवाज पूरी ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, संभवतः ये राकेश जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देंगे और थोड़ा तेज बोलिए जिससे कि डॉक्टर साहब आपके सवाल को सुन सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस बार जो है एकदम जो है हालात बहुत खराब बने हुए हैं और पेंडेमिक का हालात है, लोग भाग रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की कमियां भी हो रही हैं। ऐसी कोई चीज हमें ऐसे घर पे अपनाई जा सकती है इससे ऑक्सीजन की कमी ना हो? डॉक्टर साहब, राकेश जी का सवाल ये राकेश जी ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा रही हूँ। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, लोग बड़ी तादाद में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, सुविधा नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या है, तो ऑक्सीजन का कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पर हो सकता है घर बैठे अगर आप इलाज कर रहे हैं, आइसोलेशन में है तो? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप एक तो बंद कमरे में, बंद जगह में ना बैठें, आपको खुली जगह में बैठना चाहिए। आपके कमरे में खिड़की दरवाजे ऐसे खुले होना चाहिए जहां से फ्रेश एयर अंदर आती हो, तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। हमारे वातावरण में उपलब्ध हवा में से हम मात्र 20% ऑक्सीजन ही ले पाते हैं, तो इसका मतलब है कि 80% ऑक्सीजन आपके फेफड़े से वापस बाहर निकलती है और बाहर चली जाती है। तो आपके वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। भगवान ने बहुत प्रचुर मात्रा में आपके आसपास पेड़ पौधे सब चीजों की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम जब घबराते हैं, हम जब डरते हैं, हम जब बंद कमरे में होते हैं, कम जगह में होते हैं, तो वहां पर उपलब्ध ऑक्सीजन हमें कम लगने लगती है और घबराहट में उसकी मात्रा हमको ज्यादा चाहिए होती है, तब बेचैनी बढ़ती है। इसलिए कोशिश करिए, हवा का कोई अल्टरनेट नहीं है, अपने आसपास पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, आने वाले समय के लिए आने वाली नस्लों को बचाने की कोशिश कीजिए। ये अभी का तुरंत उपचार नहीं है, लेकिन मैं सबको सलाह दे रहा हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना आपके आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन मिलेगी। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप तक आपका सवाल का जो आंसर है, जवाब है, वो मिल चुका होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा अगर बाहर निकल सके, अपने घर की छत पर या फिर खिड़की को खुला रखकर बाहर की जो हवा ले सके, तो संभवतः ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो बहुत हद तक पूरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार महामारी को लेकर आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको लेकर भी किस तरीके से घर पर बैठकर उसका उपचार किया जाए, कोई देसी नुस्खे आप यहाँ पर बताना चाहें कि अगर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो घर पर ही आप इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों के सवाल सामने आ रहे हैं उसको लेकर? देखिए, ऑक्सीजन तो आपके पेड़ पौधों से ही जब एक प्रक्रिया होती है उसके उपरांत ही उपलब्ध होती है वातावरण में जी। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की समझने के लिए सब लोगों के लिए, कि हम बहुत तेजी से पीपल, बरगद, नीम के पेड़ों का कटान कर रहे हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल यूकलिप्टस के पेड़ लगा रहे हैं, जिनसे कोई नतीजा हासिल नहीं होने वाला। उनसे आने वाले समय में बहुत स्थिति खराब होगी। तो सलाह तो सबको ये है कि अपने आसपास पेड़ लगाइए, पेड़ कटने मत दीजिए। आपके पास बहुत बड़े बड़े गगनचुंबी भवन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होगी, ये सोचने की बात है। हाँ, जहां तक घरों के अंदर की बात है, तो अगर आप अपने घरों में हवा का जो डायरेक्शन है, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, तो एक प्रक्रिया के तहत अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे, अपने घरों में उचित खिड़कियां
या दरवाजों का वास्तु बनाएंगे तो आपके घर का ऑटोमेटिकली व्यवस्था ठीक रहेगी, हवा का प्रवाह होता रहेगा और सीलन नहीं होगी, सूर्य की रोशनी आती रहेगी, तो ये वायरस और फंगल आपके क्षेत्र में नहीं पनपेंगे, आपके घर में नहीं पनपेंगे, आप खुश रह पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घर बैठे जो छोटे छोटे टिप्स हैं उनको ध्यान दें और उनका इस्तेमाल कर आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये होगा कि होम आइसोलेशन में जो लोग होते हैं वो लगातार उसको लेकर उनकी परेशानी बनी रहती है। हमारे एक और दर्शक हरिओम सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहिए आपका सवाल क्या है। नमस्कार रंजना, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, काफी अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप ये बहुत शुक्रिया। जागरूक करने की। मेरा सवाल ये है कि यदि सपोज कोई आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार हम घर पे ही अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकें और ऐसे कौन से देसी नुस्खे हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें, मतलब मेडिसिन के अलावा कोई देसी उपाय हों। ठीक है हरिओम जी। भुवनेश्वर जी, इनका सवाल ये है, इनका कहना मैंने सुन लिया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी कहिए। कि हरिओम जी, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे उस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी मिल पाएगी कि घरों में कैसे सुरक्षित रहें। हम लगातार सबको बता रहे हैं कि अपना खान पान बहुत अच्छा रखिए, दिन भर में आपको 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी वाली चीजें पीना चाहिए। अपने आप को लगातार, आप रात को शाम को 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके घरों में उपलब्ध हो जाएंगी जिसमें अदरक से लेकर सारी चीजें हम किचन में देखते हैं, जिनसे काढ़ा बनाने की बात होती है, जिनसे हम ऐसे पेय पदार्थ बनाने की बात करते हैं जिसमें सूप और न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं। तो उनका आप अगर लगातार सेवन करते हैं तो आप घर में अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रख सकेंगे। कोशिश कीजिए कि जितना भी भोजन हो वो ताजा बना हुआ हो और उसको तुरंत इस्तेमाल किया जाए ताकि उससे आपके शरीर में बाकी चीजों का मिश्रण ना पहुंचे। दूसरी बात, जैसे मैंने कही कि ऑक्सीजन बढ़ाने की जो पद्धतियां हैं, देसी पद्धतियां, उसमें सबसे पहली चीज है सूर्य नमस्कार की, जिसमें हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं सुबह सूरज के साथ जब हम उठ के करते हैं, जब सबसे ज्यादा फ्रेश एयर होती है हमारे वातावरण में। तो अगर आप उस समय पर अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारे प्राचीन परंपराएं थी, हर घर में शंख होता था और शंख बजाया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शंख बजाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, सबसे ज्यादा फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों को। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जितने भी नुस्खे हैं उनका पालन करें और घर में उपलब्ध हमारे जो देसी स्पाइसेस हैं, जड़ी बूटियां, हर्बल्स जो हमारे घरों में होती हैं, अदरक से लेकर हल्दी तक की, इन सब का सेवन करिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अपने आप को खुश वातावरण में रखिए। समय संकट है, विकट है, लेकिन सबके लिए है, तो इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो सबका होना है वही हमारा होना है। और ये बहुत अच्छी बात होगी इसमें कि हर साल 50 से 60 लाख 70 लाख मौतें हमारे देश में सिर्फ फेफड़ों के संक्रमण से होती है, पॉल्यूशन की वजह से। वहां उसके मुकाबले में इस साल मात्र 1 से 1.5 लाख 2 लाख मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़ा बहुत बिल्कुल, अच्छा और यही भी है। वजह है कि हम इस खास शो को लेकर पहुंचे कि कम से कम लोग जो घरों में ही इलाज अपना करवा रहे होम आइसोलेशन में, वो अपने तमाम सवालों के जवाब आपसे ले सके। बहुत शुक्रिया हरिओम, आपने इतना वैलिड क्वेश्चन यहां पर पहुंचा और जन जन तक आपके माध्यम से तमाम जानकारी पहुंची होगी बहुत से दर्शकों को। हमारे अगले दर्शक महेश जी हमारे साथ जुड़ गए। महेश प्रताप, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, कहिए आपका सवाल क्या है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि होम आइसोलेशन के दौरान किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और कोविड पॉजिटिव होने के बाद योगा का कितना महत्व है। देखिए, बिल्कुल आपको होम आइसोलेशन के दौरान अगर आप कोविड संक्रमित हो गए हैं तो आपको अपने घर के बाकी लोगों की भी चिंता करनी होगी। चिंता इस सेंस में करनी होगी कि उससे डरिए नहीं, लेकिन आप उनसे दूरी बना के रख सकते हैं। आप अपने कमरे में खुली हवा का, जहां का प्रवाह अच्छे से हो रहा हो, वहां रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। खुली छत पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और योगा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि ये सारी विधाएं आपके शरीर को, आपके इंद्रियों को ताकत देने का काम करती हैं, आपके फेफड़ों को ताकत देने का काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होती है। तो लगातार करते रहिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सुबह सूरज के साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी आपसे बन सकती है उतना जरूर करिए। उससे आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होगा और आपके शरीर को ताकत मिलती रहेगी, जिसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यही इम्यूनिटी से आज आप बचाव कर सकते हैं अपना।
चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी। आपने सुन लिया होगा कि क्या कौन से कदम है और किस तरीके से योग एक बहुत जरूरी यहाँ पर प्रक्रिया है इस महामारी से निजात पाने के लिए। और जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं उनके लिए भी बचाव के लिए योग, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफस्टाइल में इसे इन्वॉल्व जरूर कीजिए और एक स्वस्थ जिंदगी की ओर अग्रसर होइए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे, एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगी कि नंबर लगातार हम फ्लैश करें जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से दवाइयां खाने से भी बहुत से लोग परहेज करते हैं, होम आइसोलेशन में रहकर वो अपनी इलाज करते हैं, देसी नुस्खों के साथ इलाज कर रहे हैं, लेकिन सवाल उनके जहन में ये होता है कि अब साहब आज एक वीक गुजर गया है, एक सप्ताह गुजर चुका है और अब अगला जो हमारा टेस्ट है वो हम कब करवाएं, तो उसको कैसे जांचें और परखें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी के विषय है। जैसे हमने पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको जरा भी लक्षण दिखते हैं तो उसको कम से कम 4 से 5 दिन इंतजार करना चाहिए अपनी दूसरी जांच करवाने के पहले। और उस जांच में अगर वो संक्रमित आता भी है तो भी उसको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर अपनी बुनियादी बाकी जांचें करवाना चाहिए, जिसमें हम हीमोग्लोबिन की जांच की बात कहें या शुगर की बात कहें या किडनी के फैक्टर्स की बात कहें या एक ऐसा संक्रमण का फैक्टर है जिसको हम बॉडी में इन्फेक्शन से जोड़ते हैं, जो आजकल सभी जगहों पर इस प्रक्रिया में हो रहा है, डी डाइमर टेस्ट या IL-6। तो आपको ये कराना चाहिए और अगर ये रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे और इस टेस्ट को आपको 72 घंटे पर रिपीट कराते रहना चाहिए कि जब तक ये टेस्ट या तो स्थिर हो जाए या घटना चालू हो जाए। तो अगर वो टेस्ट आपका कम होना चालू हो जाता है, उसकी वैल्यू कम होना चालू हो जाती है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी बीमारी पर आपके शरीर ने कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर निरंतर आपकी जो रिपोर्ट है अब वो नेगेटिव आती रहती है, एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छा भी फील कर रहे होते हैं, आप स्वस्थ फील कर रहे होते हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि ये जो वायरस है, संक्रमण आपके शरीर को जकड़ रहा है और कब आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल इसमें आपके डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एक तरह से भीड़ लग गई है कि सब लोग अपना चेस्ट का सीटी स्कैन कराने दौड़ पड़े हैं। ये बहुत गलत प्रथा चल रही है। इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना होगा कि आप एक संक्रमित जगह पर जाकर अपने आप को संक्रमण में डालने का काम कर रहे हैं। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और जब हम ये देखते हैं, आपका डॉक्टर ये देखता है कि 7, 8, 9 दिन हो गए हैं लेकिन आपका बीमारी, आपका लक्षणों का प्रक्रिया जो है वो टूट नहीं रही है, तो फिर वो आपको अगली जांचों की सलाह देते हैं। उस समय पर वो जांच कराइए और अगर आपको उसमें लगता है तो फिर आप उसका आगे इलाज करिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ कोमल झा हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है मैम आपका, कहिए आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल है कि संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन का कितना लेवल होना चाहिए ताकि हम नॉर्मल रह सके, और अगर हम होम आइसोलेशन में है तो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है और हमारे पास तुरंत सुविधा नहीं है तो हम क्या करें कि हम उसे नॉर्मल कर सके? ठीक है बिल्कुल। इसमें आपको सबसे पहले तो यह ध्यान देना होगा कि जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि सामान्य मरीज को, जो कि एक सामान्य आदमी की बात हम करें तो उसको 97, 98 का ऑक्सीजन लेवल हम शरीर में देखते हैं। और अगर हम उसको एक थोड़ी सी बीमारी की स्थिति में भी बात करें तो भी 92, 93 से ऊपर उसका ऑक्सीजन लेवल चलना चाहिए। जहां जितनी भी बात हो रही है वो बात इस बात की है कि अगर आप घबराएंगे तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और आपका शरीर संभवतः उस ऑक्सीजन लेवल को नीचे की तरफ ले जाने लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो अपने आप को बंद कमरे की बजाय खिड़की खोल लीजिए, खिड़की में खड़े हो जाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को कोशिश करिए शांत करने की। देखिए, यहाँ शांति रखना, शांत करना, अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हवा की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप घबराएंगे, ये और बढ़ने लगेगा। तो इसलिए जितने भी हम मरीज देख रहे हैं वो सिर्फ घबराहट और बेचैनी की वजह से परेशान हो रहे हैं कि हाय अब क्या होगा, हाय अब मैं क्या करूं, कैसे होगा। इसमें जो एयर हंगर बढ़ती है, हवा की जो एक तरह से हमारे शरीर में कमी होने लगती है, जो फाल्स होती है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां हमें दिक्कत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये जो फिजिकल परेशानियां आपको होती हैं, जो शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, जुकाम होता है, इन सबको आप अपने दिमाग तक ना चढ़ने दें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के आसान शब्दों में जवाब देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हाँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। नमस्कार।